types of resources, and the topic is on the basis of origin. Let us start. Biotic resources. These are obtained from biosphere and have life, such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock, and etc. It means biotic resources are living things. These are called biotic resources. In this we have a flora and fauna. It means flora means related to plants, fauna means human beings and animals, and the fisheries and the livestock etc. तो बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमें ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फाउना, फिशरीज, लाइवस्टॉक, इन सारी चीज़ों को हम लोग बायोटिक रिसोर्सेज के तौर पे जानते हैं. सेकेंड पॉइंट टॉपिक इज अबायोटिक रिसोर्सेज. ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स are called abiotic resources. For example, rocks and metals. It means जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है और जो ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करती है उसे हम लोग अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है उन्हें हम बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, और वो चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसे हम लोग अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमारा कि डिफाइन द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. तो यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बन सकता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. तो रिसोर्सेज के बारे में हम लोग को ये क्वेश्चन जो है उसके अंदर बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में हमको अच्छे तरीके से लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता है डिफाइन द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं हम लोग ताकि एग्जाम के हिसाब से उसको लर्न करने में हम लोगों को परेशानी नहीं हो. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी रीन्यूएबल रिसोर्सेज. अब यहाँ पर इसकी मीनिंग से ही हम लोग समझ सकते हैं रीन्यूएबल यानी कि जिसे हम बार बार क्या कर सकते हैं, नया बना सकते हैं. यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ को एक बार काम में लेने के बाद उसे वापस हम लोग यूज़ में ले सकते हैं. उसे हम जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग कहते हैं. द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस आर नाउन एज रीन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज. अब यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि जिसे हम लोग फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, वापस उस चीज़ को हम लोग काम में ले सकते हैं. उसे हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. अब यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे एग्जांपल है सोलर है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है. इन सबको हम लोग फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, वापस हम लोग बार बार काम में ले सकते हैं. उसे हम लोग रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. The renewable resources may further be divided into continuous or a flow. अब जो renewable resources हैं उसे हम continuous और flow पार्ट्स के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट जो पार्ट है इसका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, उसके बारे में हम देखते हैं. नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. अब देखिए यहाँ पर इसके नेम के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी. नॉन या नहीं रीन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसे हम वापस रीन्यू नहीं कर सकते उसे हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. यानी कि हम अगर एक बार उसको काम में ले सकते हैं तो हम उसको वापस काम में लेने में अक्षम हैं, उसको हम वापस काम में नहीं ले सकते. दिस ऑक्योर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज. अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. अब देखिए मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो हमारे नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है. पर यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम लोग इनको काम में लेते हैं और अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो इसको वापस बनने में लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लगता है. तो इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. इसलिए इसका जो हमें उपयोग है वो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो उसको बनने में बहुत सारे समय लगेगा. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use. अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जो मेटल्स हैं वो तो हम लोग उसको तो हम काम में ले सकते हैं कि एक बार मेटल्स को हम काम में लेते हैं
तो उसको हम फिजिकल केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग उसको काम में ले सकते हैं। पर मेटल्स भी अगर एक बार ख़त्म हो गए, जैसे आयरन है, अगर रस्ट हो जाती है और वो अगर फिनिश हो जाती है, या फॉसिल फ्यूल्स है जिसको हम काम में लेते हैं जैसे कि कोयला वगैरह है या पेट्रोल है, उसको हम काम में लेते हैं, तो अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो फिर उसको वापस बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इसलिए हमें इसका चीज़ का सोच समझ के उपयोग करना चाहिए, इसलिए इसको यहाँ पर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर रखा गया है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि ख़त्म होने के आधार पर अगर हम देखें तो रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिसे हम बार बार फिजिकल या केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू काम में ले सकते हैं, उन्हें रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और जिन्हें हम ऐसा नहीं कर सकते उन्हें हम नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बनता है कि डिफाइन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारा डिफाइन द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप के हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, अब इंडिविजुअल का मतलब होता है किसी एक का, ओनरशिप का मतलब होता है अधिकार। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज यानी कि जो रिसोर्सेज हैं जिस पर किसी एक का अधिकार होता है उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहेंगे। तो हम इसको रीड कर लेते हैं एक बार। दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। अब इसमें बताया गया है कि बहुत सारे फार्मर्स हैं, उनके पास एक छोटा सा प्लॉट है या लैंड है जहाँ पर वो एग्रीकल्चर करते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको अलॉट किया गया है और उसके ऊपर वो लोग रेवेन्यू वगैरह भी देते हैं। तो इस तरह से वो जो लैंड है वो लैंड क्या हुआ, इंडिविजुअल हुआ, उसके ऊपर किसी एक का अधिकार है, तो उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, पास्चर लैंड, ponds, water in wells, etc. are some of the example of resources ownership by individual। काफ़ी बार हमने देखा है कि बहुत सारा पास्चर लैंड होता है जो किसी एक का अधिकार होता है, उसके ऊपर ओनरशिप होती है। प्लांटेशन करते हैं, पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी होती है, हाउस होता है, प्लॉट्स होता है, और कभी कभी पॉन्ड भी होते हैं, और वाटर इन वेल्स, कुएँ का जो पानी होता है, तो वो उसके ऊपर अगर अधिकार किसी एक का होता है तो उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ऑन बाई योर हाउस होल्ड। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास में देख सकते हैं जिसके ऊपर किसी एक का अधिकार होता है, तो उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात है कि जो यहाँ पर बताया गया है पॉन्ड और वाटर इन वेल, अब ये देखा जाए तो अगर किसी के खेत के अंदर है तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो जाता है, पर अगर यही किसी गांव के चौराहे पर हो या गांव की प्रॉपर्टी पर हो तो वहाँ पर वो जो है वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हो जाएगा। तो इंडिविजुअल और कम्युनिटी में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि जब इंडिविजुअल किसी एक का अधिकार होता है, जैसे घर के अंदर अगर ट्यूबवेल है तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगी, किसी के गांव के अंदर खेत के अंदर अगर कुआं है तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो जाएगा। पर अगर वो किसी की इंडिविजुअल नहीं होकर अगर उसका यूज़ पूरे गांव वाले मिलकर करते हों, और वो जो जैसे कि ट्यूबवेल है या बहुत सारी चीज़ें जो कुएँ वगैरह, वेल वगैरह हैं, वो अगर गांव के अंदर हैं और वो किसी एक का अधिकार नहीं है उसके ऊपर, तो उसे हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहते हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। अब जो कम्युनिटी होती है उसको उसके लिए एक्सेसिबल होता है और उसके ऊपर उनका अधिकार होता है, तो हम उसे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहते हैं। विलेज कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बहुत सारे देखे होंगे हम लोगों ने, जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर वो कैटल्स वगैरह को फीड करने के लिए उनको घास वगैरह के लिए वहाँ पर लेकर जाते हैं। ब्यूरियल्स ग्राउंड्स, जहाँ पर वो फ्यूनरल वगैरह करते हैं, अंतिम संस्कार वगैरह जिसको कहते हैं वो करते हैं, तो वो एरिया भी कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज में कहलाएगा। विलेज ponds, public parks, picnic spots, playground in urban areas are accessible to all the people living there। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपके जो इंडिविजुअल नहीं कहलाकर वो लोग कम्युनिटी लेवल की कहलाएगी। अब हम आगे बात करते हैं नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर
even private property for public good. You might have seen roads, canals, railways being constructed on the fields owned by some individuals. Urban development authorities gets empowered by the government to acquire land. अब यहाँ पर देखा जाए तो टेक्निकली हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये हमारा प्लॉट है, ये हमारा फार्म हाउस है, ये हमारा घर है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं। पर अगर देखा जाए तो टेक्निकली जो है ये सारी चीज़ें नेशनल रिसोर्सेज के अंदर ही आती है, यानी कि इसके ऊपर अधिकार किसी एक आदमी का ना होकर पूरे देश का होता है। जैसे मान लो अगर हम लोग कभी कोई जो गवर्नमेंट है कैनाल्स बनाती है, हाईवेज़ या रोड्सवेज बनाती है, रेलवेज़ बनाती है, तो इसके बीच में अगर किसी का प्लॉट वगैरह आता है तो वो जो नेशन है वो उसको एक्वायर कर लेता है और उसके बदले में उसको कुछ भी जो पैसा है वो दे दिया जाता है या उनको अलग से कोई प्लॉट दे दिया जाता है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ होती है जो इस देश की है तो वो सारी की सारी नेशनल इंटरेस्ट की होती है, तो वो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर काउंट होती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि नेशनल रिसोर्सेज के अंदर टेक्निकली सारी चीज़ें आती हैं। जब भी गवर्नमेंट चाहे वो किसी भी चीज़ को अपने काम में ले सकती है। Urban Development Authority gets empowered by the government to acquire land, all the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries are oceanic area up to 12 nautical miles, 22.2 km from the coast, termed as territorial water, and the resources therein belong to the nation. अब यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जो मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ होती है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो किसी भी नेशन की होती है। तो और मालूम है आपको कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है सबकी, तो इस तरह से वो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितनी भी चीज़ें आती है किसी भी कंट्री की वो उस पूरे नेशनल रिसोर्सेज के अंदर काउंट होती है। अब यहाँ पर एक बात और बताएगी कि अगर वहाँ पर कोस्टल लाइन एरिया है, मान लो जैसे कि इंडिया का भी कोस्टल लाइन एरिया है, एक साइड में जो भी बंगाल है और दूसरी तरफ अरेबियन सी है, तो यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है यानी कि 22.2 किलोमीटर का जो एरिया है वो हमारे नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है। यानी कि कोस्टल लाइन से 22.2 किलोमीटर एरिया तक का जो भी सी वाटर है उसके ऊपर जो अधिकार है वो हमारे नेशनल रिसोर्सेज का होता है। यहाँ पर एक 12 नॉटिकल माइल्स लिखा हुआ है, तो यानी कि जो समुद्र होता है, जो पानी होता है, जो ओशनिक वाटर होता है, वहाँ की जो डिस्टेंस है उसको नॉटिकल माइल्स के अंदर काउंट किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो किसी भी कोस्टल लाइन के 22.2 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर काउंट होता है। फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज द टेरिटोरियल वाटर एंड द रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन। तो इस तरह से वो नेशनल प्रॉपर्टी कहलाती है और नेशनल रिसोर्सेज कहलाता है। अब हम बात करते हैं international resources. There are international institutions which regulate some resources. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताएगी कि जो हम लोगों ने बात की थी कि 12 नॉटिकल्स माइल जो है उसके आगे का जो एरिया है वो किसका है, तो वहाँ पर किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज नहीं लगती है। तो ऐसा जो एरिया होता है और उसको मेज़र किया गया कि 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का होता है, यानी कि उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका उसके ऊपर अधिकार होता है और वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उनका ध्यान भी रखते हैं। तो उस जगह का जब भी यूज़ किया जाता है तो उसका यूज़ करने से पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। विदाउट उनके परमिशन के हम लोग 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वहाँ पर हम लोग क्या नहीं कर सकते, किसी भी तरह के रिसोर्सेज को हम लोग उसको यूज़ में नहीं ले सकते। तो इस तरह से वो जो एरिया है उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो है, रिकॉल कर लेते हैं हम लोग एक बार कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो होता है वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज होता है, सेकेंड कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज हो सकता है, थर्ड हमारा नेशनल रिसोर्सेज हो सकता है और इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो सकता है। तो इस तरह से ओनरशिप के हिसाब से हमें जो रिसोर्सेज हैं वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम लोग जो अगला जो टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। तो ये हमारा होमवर्क है और हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। हैव अ